मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 एवं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप परीक्षा ऐप पर उपलब्ध लाइव वीडियो कोर्सेज एवं प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ का उपयोग करके अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ वीडियो कोर्स परचेस करते हैं तो हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV40 का उपयोग करके आप 40% का डिस्काउंट प्राप्त करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपनी YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये पूरा प्रैक्टिस सेट, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, सेम सिलेबस के अनुसार होंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम उसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों एनवायरनमेंट स्टडी से रिलेटेड आपको जो आपका एग्जाम होने वाला है MPTT का 2 जनवरी से। अभी जैसा कि त्योहारों का सीजन था, त्योहारों का सीजन हो चुका है ख़त्म और लगभग 1.5 महीने का समय है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो 1.5 महीने तक 45 दिन तक यहाँ पर जो हमारे एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट आएगा, लगभग 30 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। डेली एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर अपलोड किया जाएगा और साथ ही साथ मैथ्स पेडागोजी के भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेकर आएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे। हिंदी संस्कृत से भी जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इन सभी से रिलेटेड सभी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को रेगुलर विजिट करते रहें और ये जो हमारी एनवायरनमेंट की ये क्लास है ये डेली आपको सुबह 7 बजे देखने को मिलेगी। तो डेली आप सुबह 7 बजे आकर इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक और हमारी इंपॉर्टेंट क्लास होगी जिसमें MPG से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल होता है, जो क्वेश्चन होते हैं MPG के और GK के जो क्वेश्चन MP स्टेट एग्जाम में पूछ जाते हैं, वे सभी आपको एक ऑलराउंडर वीडियो नाम से एक क्लास होगी। उस ऑलराउंडर वीडियो में आपको सभी MP स्टेट एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं, लिखा हुआ है शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप होता है तो किस प्रकार का होता है? मातृसत्तात्मक होता है, संयुक्त परिवार होता है, पितृसत्तात्मक होता है या फिर मातृवंशीय होता है। तो शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार जो परिवार का प्रारंभिक स्वरूप होता है वो होता है पितृसत्तात्मक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पितृसत्तात्मक वो परिवार होता है जहाँ पर पिता मुखिया होता है और मातृसत्तात्मक वो परिवार होता है जहाँ जिस परिवार की मुखिया माता होती है, ठीक है, या फिर महिला होती है, वो मातृसत्तात्मक परिवार होता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन क्या कहलाता है? फसल उत्पादन के साथ पशुपालन क्या कहलाता है? तो इस प्रकार यदि कोई किसान है फसल उत्पादन तो करता ही, साथ ही साथ वो पशुपालन भी करता है। और अधिकतर गांव में यदि आप जाएंगे तो इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ये कहलाती है मिश्रित कृषि, ठीक है। फसल उत्पादन के साथ यदि पशुपालन किया जाता है तो ये मिश्रित कृषि कहलाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पतंजलि जो ऋषि थे योग के पिता, और शिव, ब्रह्मा या फिर तिरुमालई कृष्णमाचार्य। तो योग के पिता के रूप में जाना जाता है पतंजलि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पतंजलि एक ऋषि थे और अभी वर्तमान में जो बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी है वो इन्हीं ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है पतंजलि, ठीक है। तो पतंजलि योग के पिता के रूप में जाना जाता है पतंजलि को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, अफ्रीका की कौन सी जनजाति क्रॉल नामक आवासों में निवास करती है? अफ्रीका की कौन सी जनजाति क्रॉल नामक आवासों में निवास करती है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जुलू, मसाई, अबोरिजिन्स या फिर रेड इंडियंस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जुलू, ठीक है। अफ्रीका की जुलू नामक प्रजाति है जो कि क्रॉल नामक आवासों में निवास करती है। अब क्रॉल ये किस प्रकार के आवास होते हैं? तो यहाँ पर ये झोपड़ी नुमा आवास होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर का ये जो छप्पर होता है ये मधुमक्खी के छत्तों की तरह इसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये क्रॉल नामक आवास होते हैं और अभी आप इमेज भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। तो जुलू जनजाति आपको याद रखना है, क्रॉल नामक आवासों में रहती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं वर्ग 3 एग्जाम में और ये बेसिक क्वेश्चन हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, इसलिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन में जितने भी आपके सही होते हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 30 क्वेश्चन में से इतने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हमें ऊर्जा नहीं देता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ये दोनों ऊर्जा के प्रमुख घटक हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका जल। तो जल इसमें किसी प्रकार के पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, इसलिए जल जो है हमारे लिए ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विटामिन शब्द को गढ़ा था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विटामिन शब्द को गढ़ा था या फिर विटामिन शब्द की रचना की थी? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच और फंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, फंक। ठीक है, फंक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन शब्द की गणना की थी, विटामिन शब्द को रचा था। बात करते हैं लुई पास्चर की, तो यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, अक्सर इनके बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम में। तो लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण जो पद्धति होती है, दूध को गर्म करके कितने डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाए ताकि वो खराब ना हो, उसके जो खराब करने वाले बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की पद्धति दी थी। और इसके अलावा जो रेबीज का इंजेक्शन है जो कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है, उस रेबीज के इंजेक्शन की भी इन्होंने गणना की थी। उस रेबीज के इंजेक्शन, उस रेबीज के टीके की इन्होंने रचना की थी लुई पास्चर ने। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, लुई पास्चर और फंक ने विटामिन शब्द को गढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है लिखा हुआ है, निम्न में से कौन ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुख जिम्मेदार है? ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुख जिम्मेदार कौन है निम्नलिखित में से? तो ओजोन गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा जो ओजोन परत के लिए क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है तो उसमें प्रमुख है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्रदूषण फैलाने वाली गैसें होती हैं वो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मुख्य गैस है इसके लिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्री भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल लहरों को क्या कहते हैं? गहरे समुद्री भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल लहरों को क्या कहते हैं? ज्वार, भाटा, सुनामी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सुनामी। गहरे समुद्र में जब भूकंप आते हैं तो जो उत्पन्न लहरें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी विशाल लहरें उत्पन्न होती हैं, शहर के शहर पूरे इन लहरों में समा जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सुनामी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वहाँ पर आपको आंसर देना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादित करने वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा कैसे कहते हैं? ठीक है, तो चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश को कहते हैं, अर्थात इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन भी किया जाता है। और पूछा जाए कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ आपको आंसर करना है, ऑप्शन डी। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है? तो इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर सोयाबीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी यौगिक है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी यौगिक कौन सा है? सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड या फिर सोडियम के ऑक्साइड। तो इसका यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो होती हैं गैसें होती हैं, ये अम्लीय वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होती हैं। जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है यह वाहनों से निकलने वाली प्रमुख गैस है। जब वाहन में डीजल पेट्रोल जलता है तो नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, और यहाँ पर ये गैस ऊपर जाकर अपनी एक परत बना लेती है, और जब वर्षा होती है तो उसी वर्षा के साथ में वो जो गैस है पानी के साथ मिलकर नीचे आती हैं, उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल का कलर पीला हो रहा है
तो किस वजह से, क्या वजह है इसकी कि ताजमहल का कलर पीला हो रहा है धीरे धीरे, तो उसकी अम्लीय वर्षा वहाँ पर आपको आंसर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाश्म ईंधन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल या फिर उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी जो हैं जीवाश्म ईंधन है। कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल भी जीवाश्म के द्वारा यहाँ पर निर्माण हुआ है इन सभी पेट्रोलियम पदार्थ का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय धरोहर नहीं है, प्राथमिक विद्यालय, संसद, दिल्ली का लाल किला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं ये राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं और ये राष्ट्रीय धरोहर नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय राष्ट्रीय धरोहर नहीं है। संसद, दिल्ली का लाल किला, ये दोनों राष्ट्रीय धरोहर हैं और राष्ट्रीय धरोहर में अनेक जो भारत की चीज़ें हैं उन्हें सम्मिलित किया गया है। इसके संबंध में एक अलग से जो प्रमुख राष्ट्रीय धरोहर हैं, भारत की जो फेमस राष्ट्रीय धरोहर है, इसके संबंध में अलग से आपको पूरी वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है, भारत को कुल कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है ये आपको बताना है। तो भारत को बांटा गया है टोटल 4 भूकंपीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संक्रमित जल पीने से होने वाला रोग कौन सा है। तो संक्रमित जल पीने से यहाँ पर तीनों रोग होते हैं, हैजा, पैचिस, टाइफाइड, उपर्युक्त डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संक्रमित जल के कारण होने वाले रोग हैं हैजा, पैचिस, टाइफाइड। और चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 16, शटल कोलंबिया में दुर्घटना के फलस्वरूप भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, जो कल्पना चावला थी, इनके बारे में जब ये अंतरिक्ष में गई थी तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी ये आपको बताना है, ये अंतरिक्ष में कब गई थी। तो यहाँ पर जो है कल्पना चावला 2003 में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी और अमेरिकी वैज्ञानिक थी जो कि अंतरिक्ष की यात्रा के लिए गई थी 2003 में। और जब इनका विमान धरती पर लैंड कर रहा था तो विमान लैंड करने के 16 सेकंड पहले, ठीक है, जस्ट 16 सेकंड पहले विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें कल्पना चावला के साथ जितने भी उनके सहयोगी थे सभी की जान इसमें चली गई थी। तो 2003 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की अंधाधुंध कटाई से निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई से कौन सा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वायुमंडलीय तापन बढ़ रहा है, वायु स्वच्छ हो रही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वनों की कटाई के कारण जो प्रत्यक्ष प्रभाव है यहाँ पर वो पड़ता है वायुमंडलीय ताप का बढ़ जाना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो यह भी बिल्कुल वनों की कटाई से पिघल रहे हैं, क्योंकि वनों की कटाई से वायुमंडलीय ताप बढ़ता है और ताप बढ़ने से ग्लेशियर पिघलते हैं। तो ग्लेशियर पिघलने एक अप्रत्यक्ष प्रभाव हो जाएगा और वायुमंडल स्वच्छ होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पर वनों की कटाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 18, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उत्तरदायी संस्था है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उत्तरदायी संस्था है। तो यहाँ पर इसरो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसरो जो है भारत में सभी अंतरिक्ष मिशन को इसके द्वारा किया जाता है, इसरो के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा वह पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है। तो यहाँ पर कागज बिल्कुल सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है, लकड़ी हो जाती है, पत्तियाँ भी अपघटित हो जाती हैं। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक यहाँ पर सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है, ये ना तो सड़ता है ना गलता है। जैसा ये वायुमंडल में एक बार पहुंच गया मतलब वो हजारों साल तक वैसा ही बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। तो विटामिन यहाँ पर कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो विटामिन बी है, विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी रोग। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से होने वाला जो प्रमुख रोग है वो है रतौंधी, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो है एस्कॉर्बिक, और इसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी हम जानते हैं विटामिन सी को।
और जो विटामिन डी है तो इसकी विटामिन डी की कमी से सुखी का रोग होता है। ये चारों आपको याद रखने हैं। विटामिन के की कमी से भी पूछा जाता है, तो विटामिन के की कमी से होने वाला जो रोग है वो यहाँ पर विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रमुख विटामिन होता है। जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये इस प्रकार का रोग उसमें हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, और क्वेश्चन 21 से आपको यहाँ पर एनवायरमेंटल पेडागोजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पढ़े यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन 21 आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। निम्नलिखित में से कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो कक्षा देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के से संबंधित मुद्दों एवं संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, जो पर्यावरण अध्ययन सम्मिलित की जाती है स्टडी इसमें स्कूल में, तो कक्षा 3, 4 और 5 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाई जाती है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 22 निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, एक मिनट, ठीक है, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, और ऑप्शन डी है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो यहाँ पर था ये डबल ऑप्शन सिस्टम था इसमें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सी और डी। ठीक है, ए, सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पर डबल ऑप्शन सिस्टम होता है इसमें, तो ऑप्शन ए, एक बार फिर से ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ऑप्शन ए होता, ऑप्शन बी होता, ऑप्शन सी होता और ऑप्शन डी होता। तो ऑप्शन ए में होता केवल ए, ऑप्शन बी में केवल ए बी, ऑप्शन सी में ए बी सी डी और ऑप्शन डी में होता है यहाँ पर डी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये तीनों इसके सही हो जाते। ये जो है महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है शिक्षक के द्वारा व्याख्या करना, कक्षा निदर्शन, किस्से कहानी या फिर पाठ्य पुस्तक का पठन। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली युक्ति है वो किस्से कहानियाँ। ठीक है, किस्से कहानियाँ सुनाकर बच्चों को बहुत ही आसानी से पर्यावरण अध्ययन में जो है उनकी रुचि पैदा की जा सकती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने के अवसर देता है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो ये भी सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित एकीकृत है। और नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर जो इसमें सच नहीं होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो पर्यावरण अध्ययन है वो वर्णनों एवं परिभाषाओं पर बल नहीं देता है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है वह बाल केंद्रित होता है। और पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को खोजने के अवसर प्राप्त होते हैं तथा इसकी प्रकृति एकीकृत को समझने के अवसर प्राप्त होते हैं बच्चों को, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाए। इसमें वर्णनों एवं परिभाषाओं पर बल नहीं दिया जाता है पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं को संचालन करने का उद्देश्य क्या होता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं हम। ऑप्शन ए है बच्चों के प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना। बिल्कुल सही ऑप्शन है, बच्चों के प्रक्रिया कौशलों का आकलन किया जाता है इस प्रकार की चर्चाओं को करके, ठीक है। बच्चों को खोज का अवसर प्रदान करना, तो बच्चों को खोज का अवसर भी प्रदान किया जाता है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, और ऑप्शन डी है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं और यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी एवं सी यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। ये ए बच्चों के प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोज के अवसर देना और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति के अवसर देना, ये तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से होता है डबल ऑप्शन सिस्टम। पहले 4 ऑप्शन होते हैं और फिर 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार या फिर सहभागिता। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, याद करना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, याद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने का अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीसी या फिर सीखने के समान आकलन। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीखने के समान आकलन, सीखने के समान आकलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों को, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर देखते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट। तो पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन जो है सी और ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर जो है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य होंगे, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी इसका आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना है। वीडियो के संबंध में आपके सुझाव, आपके सवाल, आपकी क्वेरीज, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके जितने भी सवाल होंगे सभी सवालों के आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और रेगुलर इस वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें। 45 दिन में यहाँ पर लगभग 60 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी एमपीटीटी वर्ग 3 से रिलेटेड। तो सभी क्लासेस को आप अटेंड करें, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लासेस होंगी।